मॉर्निंग गाइस। मैं डॉक्टर अक्षय कांबळे। मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आ रहा हूँ एंड दैट इज सेल। सो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल, आपका बेसिक टॉपिक। मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था रिगार्डिंग मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर बेसिक ऑफ बायोलॉजी, दैट इज सेल। डेफिनेटली मुझसे पहले भी यूट्यूब चैनल पर बहुत से लोगों ने सेल जो चैप्टर है या सेल जो है वो पढ़ाया होगा। अभी डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा या आप लोगों को कुछ अच्छी तरीके से सेल को आपको समझा पाऊँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल। सेल क्या है? सो सेल डेफिनेटली सबको पता है कि सेल क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सेल में हम लोग कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो हम लोग सेल में सबसे पहले तो देखने वाले हैं कि सेल एग्जैक्टली क्या है। देन हम लोग देखने वाले हैं सेल का डेफिनेशन देखने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सेल की डिस्कवरी देखने वाले हैं कि सेल की डिस्कवरी किन किन साइंटिस्ट ने करी थी और कब करी थी। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सेल के कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। देन हम लोग सेल थ्योरी देखेंगे जिनमें हम लोग सेल का हाइपोथेसिस देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग सेल के टाइप्स देखेंगे जिनमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। एंड लास्ट फंक्शन फंक्शन जो है तो ये हम लोग फंक्शन जो है ये हम लोग जो भी आपके सेल्स है, बैक्टीरियल सेल, प्रोकैरियोटिक सेल या तो फिर यूकैरियोटिक सेल, हम लोग उसी में देख लेंगे कि आपके सेल में जितने भी स्ट्रक्चर्स वहाँ पर प्रेजेंट है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किस तरह से काम करते हैं। हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ कोशिश करेंगे, एवरीथिंग शुड बी कवर्ड। और मैं ये भी ट्राई करूँगा कि बीच-बीच में आपको मैं ये बताते रहूँगा कि जो 11th और 12th एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स कौन से रहेंगे या क्या इम्पोर्टेंट है, मैं उनको टाइम टू टाइम बीच में बताते रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग दैट इज़ सेल। सो सेल के हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सो एग्ज़ैक्टली यस। सो फर्स्ट जो है दैट इज़ द सेल इज़ एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म। एग्ज़ैक्टली सेल जो है हमारा, सो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सेल इज़ एन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म। सो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म में डेफिनिटली बिकॉज़ दे आर इंक्लूडिंग सिंगल सेल, वहाँ पर सिंगल सेल रहेंगे या तो फिर मेनी सेल्स रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंगल सेल के अलावा सेल जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वहाँ पर शो करेंगे। व्हाई सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो है ये शो क्यों करेंगे? सेल जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसलिए शो करेंगे बिकॉज़ सेल में यहाँ पर सपोज़ दिस इज़ आई एम ड्राइंग अ डायग्राम ऑफ सेल, सपोज़ दिस इज़ योर सेल। तो सेल में आपका खुद का एक न्यूक्लियस रहेगा। इन न्यूक्लियस में आपको डीएनए रहेगा, या तो फिर अगर आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपका जो डीएनए है वो डीएनए नेकेड रहेगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर बेसिकली एक एनर्जी फॉर्मेशन ऑर्गन रहेगा जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपके लिए एक वैक्यूल भी प्रेजेंट रहेगा जो आपके फूड को स्टोर वगैरह करके रखेगा। दैट इज वाई हम लोग सेल को जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऐसा बोलते हैं। आफ्टर दैट सेल जो है हमारे लाइफ के जितने भी इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, दैट इज इसेंशियल फंक्शंस, और इनको हम लोग इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी बोलेंगे, तो सारे के सारे जो है वो सेल परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला है, लेट्स सी फर्स्ट जो है दैट इज योर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड जो है हम लोग देखते हैं, सेकंड आपका ट्रांसपोर्टेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो है आपका रहेगा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन रहेगा। सो ये आपके बेसिक फंक्शंस में यहाँ पर आपको चले जाएँगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आपको यहाँ देखने मिलेंगे। सो दीज़ आर ऑल सेल के जो जितने भी एसेंशियल फंक्शंस रहेंगे सारे इनमें इंक्लूड रहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा अगर सेल, सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा जो सेल है, सपोज़ दिस इज़ आवर सेल। इस सेल में कोई भी एक स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल ये है हमारा न्यूक्लियस। सेल में न्यूक्लियस तो है बट सेल में जेनेटिकल मटेरियल ही नहीं है। सो अगर हमारे सेल में जेनेटिकल मटेरियल नहीं है, डीएनए नहीं है, तो हमारे सेल का
यहाँ पर कोई यूज़ नहीं रहेगा। अगर हमारे सेल में एक भी ऑर्गन जो है कम है, तो हमारे बॉडी के लिए वो पूरा नहीं होगा या तो फिर हमारे वो सेल के लिए पूरा नहीं होगा। दैट इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ द सेल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज़ नॉट एन्श्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में भी लिख कर दिया है कि एग्ज़ैक्टली उसका मीनिंग क्या रहेगा। अगर हमारे सेल का स्ट्रक्चर पूरा नहीं है, सी अगर हमारे सेल का स्ट्रक्चर पूरा नहीं है तो हमारी बॉडी पूरी नहीं है काम करने और जीने के लिए। सो एग्ज़ैक्टली अगर यहाँ पर डीएनए नहीं है, यहाँ पर न्यूक्लियस में डीएनए नहीं है तो सेल का रेप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पर वैक्यूल नहीं है तो डेफ़िनेटली हम लोग फूड को स्टोर नहीं कर पाएँगे। यहाँ पर अगर हम लोगों के पास में ईआर दैट इज़ एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम नहीं है तो डेफ़िनेटली हम लोग उनमें से एमिनो एसिड नहीं बना पाएँगे। वहाँ पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम जो एंडोप्लाज़्मिक रेटिकुलम में प्रेज़ेंट रहेंगे, हम लोग हमारे डीएनए को ट्रांसलेट या ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएँगे। ओके, सो ये था हमारे सेल के लिए एक जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन। लेट्स सी द डेफिनिशन ऑफ द सेल कि डेफिनिशन सेल की क्या है। सो यस, सब लोगों को पता है कि सेल जो है वो हमारे बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बट एग्ज़ैक्टली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्ज़ैक्टली वो क्या है। सो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है, सेल जो है हमारे बॉडी में डेफाइनेट शेप और वेराइज शेप। हमारा एनिमल सेल ऐसा रहेगा, देन डेफिनेटली हमारा प्लांट सेल कुछ इस तरह से रहेगा, हमारे वायरसेस और बैक्टीरिया कुछ इस तरह से रहेंगे। सो डेफिनेटली जो भी सेल है, हमारे सेल जो है उनका स्ट्रक्चर, हर सेल का स्ट्रक्चर अलग अलग रहेगा। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल यूनिट। देन सेकेंड जो है दैट इज द फंक्शनल नाउ फंक्शनल व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट, बिकॉज डेफिनेटली मैंने जो यहाँ पर 3 सेल्स ड्रॉ किए हैं। फर्स्ट जो है आपका एनिमल सेल है, सेकंड जो है आपका प्लांट सेल है, और थर्ड जो है आपका बैक्टीरियल वायरसेस है। सो डेफिनेटली ये सारे के सारे जो सेल्स है फंक्शंस में डेफिनेटली दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल हैज centrosomes. That centrosome will also perform a different kind of role in cell division, but plant cell lacks in centrosome. Plant cell में again यहाँ पर present रहेगा chloroplast, which is lack in here, which is lack in animal cell. Then in bacterial cell don't contain chloroplast. Bacterial cell में chloroplast contain नहीं रहेगा। देन बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, बैक्टीरियल सेल में यहाँ पर एक सर्कुलर डीएनए रहता है सिंगल स्ट्रैंडेड, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मिक डीएनए, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम लोगों को देखने नहीं मिलता है। दैट इज व्हाई हम लोग सेल की जो डेफिनेशन उनको बोलते हैं, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ एंड द बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल यूनिट? बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजिकल मीन्स टू स्टडी। सो दैट इज व्हाई हम लोग सेल को लिविंग टिश्यू बोलेंगे या तो फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और हम लोग उनका स्टडी करने वाले हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल यूनिट। दैट इज व्हाई जो सेल है, सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। यहाँ पर ये कंप्लीट डेफिनेशन है दैट सेल जो है आपका स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल है और बायोलॉजिकल यूनिट है लाइफ का। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर और एक डेफिनेशन है, सेल इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सो यहाँ पर मैंने एक और डेफिनेशन आपको यहाँ पर मेंशन किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके जो भी सेल्स है, सेल्स डेफिनेटली आपके सिंगल सेल रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज यूनिसेलुलर। एंड डेफिनेटली आपके जो सेल है उनमें मेनी सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनमें बहुत सारे सेल्स रहेंगे। सपोज दिस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिज्म which contain many cells and they form an organ. Okay, so this is the mini cell and they form organ or टिश्यू। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर मेरे पास में सिंगल सेल है जिनको हम लोग अलगी भी बोलते हैं। सो यहाँ पर सिंगल सेल है एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर है एक स्ट्रक्चर जिनमें बहुत सारे सेल हैं।
और बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलाकर एक टिश्यू तैयार किया है और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम तैयार करेंगे जिनको हम लोग मेनी सेल्स का नाम देते हैं और जिनको हम लोग नाम देते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो लेट्स सी द डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी किन्होंने की थी? तो डेफिनेटली आप सबको पता है, यस एग्जैक्टली, सेल की जो डिस्कवरी है वो सर साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन्होंने किया था इन 1665 में। इन्होंने ये कहा था, इन्होंने जब स्टडी किया था माइक्रोस्कोप के नीचे। माइक्रोस्कोप इज एन apparatus जिससे हम लोग माइन्यूट पार्टिकल्स और टाइनी पार्टिकल्स का हम लोग स्टडी करते हैं। सो इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था सेल का, टाइनी सेल्स का। और उन्होंने अपने जो बुक में है, वो बुक का नाम था दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोग्राफिया। उन्होंने यहाँ मेंशन किया था कि उन्होंने एक स्टडी करा है जो साइज में बहुत टाइनी है। और उन्होंने ये स्टडी कब किया था? उन्होंने ये स्टडी किया था इन 1665 में। एंड दिस इज हाउ द डिस्कवरी ऑफ सेल इज हैपन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, और ये किया था किन्होंने? रॉबर्ट हुक ने। आफ्टर साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के बाद में वहां पर डच साइंटिस्ट आए थे जिन्हें हम लोग माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कहते हैं। उनका नाम था एंटोनी वॉन लिवनहुक। सो इन्होंने जो है, इन्होंने सेल का स्टडी किया था, इन्होंने भी सेल का स्टडी किया था अंडर माइक्रोस्कोप। और उन्होंने उस सेल को नाम दिया था मेनिनक्यूलस। मेनिनक्यूलस इज नथिंग बट द टाइनी सेल्स। और इन्होंने उन्हीं को बोला था मेनिनक्यूलस आर नथिंग बट द बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोअल सेल्स। ओके, सो इन्होंने कहा था कि आफ्टर द स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप कि इन्होंने एक छोटी चीज देखी है जिन्होंने उनको नाम दिया था मेनिनक्यूलस। और उन्होंने आफ्टर टाइनी पार्टिकल्स को चेंज करके उन्होंने कहा कि ये जो भी मैंने सेल्स देखे हैं, ये सारे के सारे सेल्स कैसे हैं? ये सारे के सारे सेल्स बैक्टीरियल सेल है और प्रोटोजोअल सेल है। आफ्टर दैट इन्होंने आफ्टर दैट इन्होंने फिर से स्टडी किया। फिर से स्टडी करने के बाद में इन्होंने जो सेल यूज़ किया, सो दैट सेल इज़ स्पर्मेटोज़ोआ। इन्होंने ये स्टडी किया था 1967 में। 1967 सॉरी 1677 में स्टडी किया था इन्होंने। आफ्टर दैट इन्होंने जब ये स्टडी किया 1677 में, आफ्टर दैट इन्होंने जब ये स्टडी किया तो इन्होंने डिफरेंशिएट करना स्टार्ट किया कि ये जो सेल है, सेल सिर्फ टाइनी पार्टिकल नहीं है, या तो फिर सेल जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल या तो फिर प्रोटोजोअल सेल नहीं है। हमारे पास और भी सेल होने चाहिए। सो फिर उन्होंने 19th सेंचुरी में, डेफिनेटली उन्होंने 19th सेंचुरी में और बारीकी से स्टडी करना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने और बारीकी से स्टडी करना स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले पार्टिकल्स यूज़ करे हैं स्टडी के लिए। डेफ़िनेटली उन्होंने पार्टिकल्स यहाँ पर यूज़ करे हैं। ओनियन ओनियन का जो कवर रहता है, जिसको हम लोग छिलके बोलेंगे, का जो हमारा प्याज़ रहता है, प्याज़ का जो छिलका रहता है, उन्होंने उसका स्टडी किया। और उसके अलावा उन्होंने स्टडी किया ह्यूमन चिक सेल्स का। सो आपके जो भी एंटनी वॉन लियोनुक सर थे, उन्होंने 19th सेंचुरी में जब उन्होंने ये बताया कि यस, कुछ तो समथिंग इज देयर दैट इज टाइनी इन नेचर, कुछ तो है जो टाइनी इन नेचर में है। तो उन्होंने सबसे पहला एक सेल को स्टडी किया। आफ्टर दैट उन्होंने स्पर्मेटोजोआ सेल को स्टडी किया इन 1677 में। आफ्टर दैट उन्होंने उस चीज को और डिटेल में देखने के लिए उन्होंने स्टडी किया डेफिनेटली आपके एनिमल सेल, ठीक है, एंड एनिमल सेल को स्टडी किया। और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने प्लांट सेल भी स्टडी किया है। सो उन्होंने ये 2 चीज़ें वहाँ पर स्टडी की। और ये चीज़ें स्टडी करने के बाद में उन्होंने बताया कि जो भी हमारा एनिमल सेल है, उन सेल्स में यहाँ पर क्या लैगिंग है? सेल वॉल लैगिंग है। सो डेफिनेटली हमारा एनिमल सेल जो है डायरेक्टली फॉर्म होगा डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन से। और प्लांट सेल है या तो फिर हमारा बैक्टीरियल सेल है या तो फिर हमारा प्रोटोजोअल सेल है, तो डेफिनेटली उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगा, सॉरी सेल मेम्ब्रेन रहेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट में प्रेजेंट रहेगा। एंड आउटसाइड में हम लोगों को यहाँ पर और एक लेयर प्रेजेंट रहेंगी जिसको हम लोग नाम देते हैं सेल
valve. Okay, so this is called as your cell membrane and this is called as your cell wall. सेल वॉल के बाहर प्रोटोजोआ में और एक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी जिनको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं. सो ये हम लोग सामने और ये हम लोग जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग उनमें स्टडी करेंगे. So this is called as glycocalyx or slime layer. And beneath that you are having cell wall and beneath that you are having cell membrane. Okay, so let's move forward. After that वहाँ पर जर्मन साइंटिस्ट भी इन लोगों का स्टडी ऑब्जर्व कर रहे थे. देन इन्होंने, इनका नाम था थियोडर श्वान एंड मैथ्यूस किल्डन. सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिस्पेक्टिवली स्टडी किया एनिमल एंड प्लांट सेल का और जिन्होंने कंफर्म किया यस जो रॉबर्ट हुक ने या तो फिर एंटनी वॉन लिवनहुक ने जो स्टडी किया था, इन्होंने उस चीज को कंफर्म किया कि यस डेफिनेटली वी आर हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जिनमें हम लोग स्टडी करते हैं प्लांट एंड एनिमल सेल्स का रिस्पेक्टिवली. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट इन स्टडी को कंफर्म किया था जब ये सारे स्टडी चल रहे थे तो एक के बाद एक के बाद एक ये स्टडी चलने का काम इसलिए ये था बिकॉज वहां पर हम लोगों को कंफर्म करना था. फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सबसे पहला दैट इज यूनिसेलुलर सेल. सो हम लोगों ने सबसे पहला देखा है यूनिसेलुलर सेल. यूनिसेलुलर सेल को स्टडी करने के बाद में, यहाँ पर स्टडी करने के बाद में अंडर माइक्रोस्कोप हम लोगों ने इसको और डिफरेंशिएट किया कि यस डेफिनेटली दिस इज सेल विच कंटेन सम अदर ऑर्गेनेल्स एज वेल. ओके, सो वहाँ पर मे बी शायद से फिर उनको दिखा होगा कि न्यूक्लियस भी है बट अभी उनको ये नहीं पता चल रहा था कि एग्जैक्टली हाँ ये सेल किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है. फैमिली इन द सेंस हियर वेदर द सेल इज प्लांट सेल और वेदर द सेल इज एनिमल सेल और वेदर द सेल इज प्रोटोजोअल सेल. बट एज स्टडी मूव्स फॉरवर्ड, जैसे जैसे स्टडी फॉरवर्ड मूव हुई तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हाँ हम लोगों के पास में वी आर हैविंग टू सेल्स जो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. जो हम लोग डिफरेंशिएटेड करते हैं किसके बेसिस पर, सेल वॉल के बेसिस पर. अपार्ट फ्रॉम दैट जब लास्ट में स्टडी की बारी आई, जब लास्ट में स्टडी किया गया सेल का तो वो स्टडी किया गया दैट इज रुडोल्फ वर्चॉफ सर ने और उन्होंने ये कहा इन 1855 आपके पास जो सेल है, सपोज दिस इज योर सेल, ये सेल जो है दिस सेल इज कॉल्ड एज प्रिकर्सर. तो दिस इज कॉल्ड एज प्रिकर्सर एंड उन्होंने इस चीज को नाम दिया दैट इज कॉल्ड एज ओमनियस सेलुलाई सेलुला. सो इन्होंने इस सेल को नाम दिया है दैट इज कॉल्ड एज ओमनियस सेलुलाई सेलुला जिसको हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल भी बोलते हैं. सो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब यह है, यस हम लोग इस डायग्राम पे से समझेंगे कि प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है. सो डेफिनेटली जब स्टडी चल रही थी सो नो वन नोज कि ये प्लांट सेल था या एनिमल सेल था बट डेफिनेटली सबका ये मानना था कि जो भी हमारे पास में सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सो दीज आर द प्रोजेनी और दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल. सो जो भी हमारे पास में सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं डेफिनेटली वो सेल कहाँ से आ रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है डेफिनेटली. सो हमारे पास में जो भी सेल या जो भी प्रोजेनी हमारे पास में तैयार हो चुकी है वो कहाँ से आई है हमारे पास में, जो प्री एग्जिस्टिंग थे, जो पहले वाले सेल थे. तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, देन वो प्रोटोजोअल सेल भी हो सकते हैं, देन वो प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकते हैं जिनमें इवोल्यूशन होकर, जिनमें ग्रोथ होकर, जिनमें डेवलपमेंट होकर, जिनमें डिफरेंशिएशन होकर हमको क्या मिला है, हम लोगों को मिला है different types of cell. Okay, so this is the exact meaning of this pre-existing cell का ये exact meaning है कि हम लोगों को pre-existing cell से हम लोगों को क्या मिला है. Okay, so let's see the hypothesis of the cell. So hypothesis जो है definitely hypothesis हम लोगों को दिया था मैथ्यूस किल्डन ने और थियोडोर श्वान ने. ओके, सो इन्होंने जब ये हाइपोथेसिस दिया तो इन्होंने कहा कि हमारा जो भी सेल है
वो बना है किस चीज से? जो प्रोडक्ट है सेल्स का। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इस सेंटेंस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, हम लोग ये देखते हैं। सपोज दिस इज, ये जो है ये आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड एज योर यूनिसेलुलर सेल। डेफिनेटली हमारे यूनिसेलुलर सेल के पास में यहाँ पर है साइटोप्लाज्म, then we are having here nucleus as well, then we are having here mitochondria as well. जब इन सेल में डिवीजन होगा, तो डेफिनेटली इस सेल में जब डिवीजन होगा, हमारे पास में जो सेल है, इस सेल में जब डिवीजन होगा, तो डेफिनेटली हमारे पास में एक प्रोडक्ट तैयार होगा, और इस प्रोडक्ट में भी हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा साइटोप्लाज्म, हम लोगों के यहाँ मिलेगा न्यूक्लियस, देन माइटोकॉन्ड्रिया। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है यहाँ पर, सेल जो है आपका, सेल यहाँ पर डिवाइड हो चुका है, जो आपको यहाँ मिला है फ्रॉम योर प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सो डेफिनेटली ये सेंटेंस का मीनिंग भी वही होता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये जो सेल है, डेफिनेटली आपके पास में जो यहाँ सेल प्रेजेंट था वो सेल से तैयार हुआ है, एंड ये सेल में जो भी प्रोडक्ट रहेंगे, तो डेफिनेटली ये प्रोडक्ट सारे के सारे किस में रहेंगे, जो आपके पास में सेल तैयार होगा। एंड डेफिनेटली द नेक्स्ट सेंटेंस इज शोइंग द प्री एग्जिस्टिंग सेल। डेफिनेटली all cells are arises from pre-existing cell. So exactly both of these are same, बट इनमें ऐसा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स हम लोग देख रहे थे, मीन्स एग्जैक्टली द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, और हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपका जो सेल तैयार हो रहा है, जो आपके पास में पहले का भी सेल होगा, उन सारे सेल से जो अभी के नए सेल्स तैयार हो रहे हैं, वो सारे के सारे तैयार हो रहे हैं फ्रॉम योर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है। ओके, so let's see the characteristic of cell now. Exactly the हमारे सेल का characteristic कैसे रहेगा? Characteristic means exactly how our cell is differentiated from one cell to the another cell, and exactly what are the important organs they are having. So definitely हम लोगों ने इनमें देखा है कि यहाँ पर जब भी स्टडी हो रहा था, एंटोनी वॉन लियोनो सर ने जो स्टडी किया था, सो उन्होंने स्टडी किया था फर्स्ट योर ओनियन सेल का, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लांट सेल, और सेकंड उन्होंने देखा था दैट इज योर ह्यूमन चिक सेल्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल सेल। सो इन्होंने ये जो स्टडी किया था, इन्होंने स्टडी किया था अंडर माइक्रोस्कोप, और उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करने के बाद में उन्होंने कहा था यस डेफिनेटली वी आर हैविंग टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल, हमारे पास में दो डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सेल है। सो डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड एज योर प्लांट सेल, जिनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेंगी और सेल वॉल भी रहेगा, जिसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं। एंड इन एनिमल सेल वी आर हैविंग ओनली सेल मेम्ब्रेन। सो हियर इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर हम लोगों को सेल वॉल प्रेजेंट नहीं दिखाई देगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्होंने कहा था जब उन्होंने माइक्रोस्कोप स्टडी किया, तो डेफिनेटली उन्होंने कहा कि सेल के अंदर वहां पर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। नाउ व्हाट इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर? सपोज दिस इज योर सेल, so this is called as your plasma membrane. Okay, and beneath the plasma membrane you are having here nucleus. Okay, and inside this nucleus you are having here DNA. Okay, so this DNA is covered with the help of membrane, or it is also called as nuclear membrane. That is why this organ is called as membrane bound organ. If DNA is naked, suppose this is your DNA and this DNA is naked, then it is called as non membrane bound organelles. ओके, सो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया दोनों का? इन्होंने क्या कहा है, इनसाइड सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच कंटेंट डीएनए, एंड इट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस।
और जिनमें नहीं प्रेजेंट होता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, और यहाँ पर मैंने दिया है लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोट्स। ये हम लोग किस में देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे। Okay, so are we clear till this? So yes, okay. So we will move ahead. So this is the types of cell. So यहाँ पर हम लोग सेल के दो टाइप देखने वाले हैं, जिनमें हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल देखने वाले हैं और जिनमें हम लोग यूकैरियोटिक सेल देखने वाले हैं। So ये जो पैरामीटर्स मैंने कलेक्ट किए हैं, so these are the parameters regarding cell. So ये पैरामीटर्स मैंने आपके नीट के बुक में से लिए हैं। So no need to worry guys. ये पैरामीटर्स आप लोग ऐसे के ऐसे लर्न कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने लिखा भी है, लैक न्यूक्लिया एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गी आर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल रेंजेस उनका साइज दिया गया है, डेफिनेटली सेम इन यूकैरियोटिक सेल, possess a nucleus and membrane bound organelles, यहाँ था membrane absent, सी lack of nuclei and membrane bound organelles, यहाँ पर possess means उनमें membrane है, that is why that is why they are called as membrane bound organelles. Okay, so यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट साइज जो है सेल्स के डिफरेंट साइज यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। सो एग्जैक्टली सेल जो है सेल डेफिनेटली हम लोगों को डिफरेंट साइज शेप और उनका फंक्शंस जो है डेफिनेटली हम लोगों को डिफरेंट मिलेंगे। सो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया है जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, and the name of the smallest cell is called as the mycoplasm, जिनका यहाँ पर लेंथ है ऑलमोस्ट 0.3 माइक्रोमीटर। सो यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया का भी आपको लेंथ दिया है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ये भी मेंशन किया है विच इज द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, दैट इज द एग ऑफ ऑस्ट्रिच। देन ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का भी यहाँ पर आपको डायमीटर पता चलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर हैविंग द लॉन्गेस्ट सेल as well, nerve. So these are the different size and shapes of the cell. Okay, so ये भी मैंने आपके नीट के बुक में से कवर किया है। एक्चुअली मैंने ये जो सारा टॉपिक है, सारा का सारा टॉपिक मैंने आपके नीट के बुक में से ही कवर किया है। सो इफ यू आर हैविंग एनी डाउट और एनी क्वेश्चन कि मैंने ये नेट पे से लिया है या तो फिर मैंने ये और कहीं से लिया है, तो ऐसा नहीं है। मैंने सारा का सारा आपकी नीट के बुक में से ही कलेक्ट किया है। ओके, सो नो नीड टू वरी गाइस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पर आपको सेल के जो भी मतलब शेप्स रहेंगे वो शेप्स भी यहाँ पर मेंशन किए हैं। सो पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर शेप। ओके, सो नेक्स्ट इज यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं सेल के टाइप। तो डेफिनेटली हम लोग तो इसके ऑलरेडी 2 टाइप्स देख ही चुके हैं। सो फर्स्ट जो है आपका दिस इज योर यूनिसेल्युलर एंड सेकंड जो रहेगा आपका multicellular. Okay, so in this unicellular and multicellular we are again classifying our cell in prokaryotes and eukaryotes. So let's see the structure of these two. हम लोग इन दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं और हम लोग ये भी देखते हैं कि इनके जितने भी ऑर्गन्स है या तो फिर जितने भी स्ट्रक्चर्स है इन सबका फंक्शन या तो फिर इन सबका यूज्ड इन सेल में किस तरह से रहेगा। So let's start with that. Let's start with that. So सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। सो डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग जो देख रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है प्रोकैरियोटिक सेल बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी जिनको हम लोग यूनिसेलुलर में भी डाल सकते हैं, देन माइकोप्लाज्म एंड प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सो ये जो है ये आपके सारे के सारे चले जाएंगे इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, so prokaryotic cell they have a property like they are small in size and they multiply more rapidly than eukaryotic cell. Apart from that they varies means इन लोगों का size और shape different रहेगा। मैंने मे बी शायद से डायग्राम में, हाँ exactly, see these are the all the prokaryotic cell और ये सारे के सारे prokaryotic cell में आप लोगों को दिख रहा होगा
कि जो भी आपका साइज है प्रोकैरियोटिक सेल का, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल का, फॉर एग्जांपल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का, या तो फिर वायरस का, जो भी शेप है, द शेप इज डिफरेंट। सारे के सारे शेप जो है, सारे के सारे शेप कैसे हैं, डिफरेंट है। एंड सी दिस इज द यूकैरियोटिक सेल, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। सो यूकैरियोटिक सेल का टोटली शेप जो है वो टोटली डिफरेंट है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी, बट इन डिफरेंट शेप और इन डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों ने यहाँ पर आपके प्रोकैरियोटिक सेल को 4 ग्रुप में यहाँ पर हम लोगों ने इनको क्लासिफाई किया है। सो ये भी मैंने आपके नीट के बुक में से यहाँ पर इसको कलेक्ट किया है। सो डेफिनेटली हम लोगों को प्रोकैरियोटिक सेल में रॉड शेप दिखाई देंगे, स्पेरिकल दिखाई देंगे, डेफिनेटली हम लोग इनमें कॉमा शेप भी देखेंगे, एंड हम लोग इनमें स्पाइरल शेप भी देखेंगे। तो स्पाइरल शेप मीन्स एग्जैक्टली इट इज लाइक दिस ओनली। So this is called as spiral shape, comma shape. So this is the comma shape bacteria. Rod shape. So this is your rod shape bacteria. Spherical. This is exactly the shape and the structure of your prokaryotic cell. That is a bacteria. Okay. So let's move the next thing. That prokaryotic cell has the cell wall. Okay. So most important thing that is the cell wall. Okay. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम हियर। यहाँ पर हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज सपोज दिस इज योर मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के बाहर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं योर सेल वॉल। सॉरी गाइस। सो दिस इज योर सेल वॉल। ओके, सो आपकी जो ये सेल वॉल है, सेल वॉल आपकी प्योरली जो रहेगी, सेल वॉल एग्जैक्टली यहाँ पर जो भी हमारी सेल वॉल रहेंगी वो सेल वॉल हमारी पेप्टिडोग्लाइकन जिनमें पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट रहेंगे और जिनमें टेकोइक एसिड भी प्रेजेंट रहेंगे। ओके, और ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल वॉल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल वॉल हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल 2 ग्रुप्स में डिवाइड होंगे। सो वन इज ग्राम पॉजिटिव and one is gram negative. Okay, so on the basis of this cell wall, because this cell wall is thick in gram positive में ये जो सेल वॉल है ये थिक रहेगी, एंड ग्राम नेगेटिव में ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल कैसे रहेंगी, थिन रहेंगी। सो ये सेल वॉल का काम ये है कि सेल वॉल विल प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करेंगी, एंड सेल वॉल के बाहर यहाँ पर और एक लेयर प्रेजेंट रहेंगी जिनको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जो एक जेल लाइक मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, जो हेल्प करेगा आपके एंटीबायोटिक से आपके सेल वॉल को रेजिस्ट करने में। मीन्स आपका सेल वॉल ब्रेक नहीं हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। सो जो भी एंटीबायोटिक आएगा, ये एंटीबायोटिक ये जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से मिक्स हो जाएगा, और ये प्रोटेक्ट करेगा कि ये एंटीबायोटिक को आपके सेल वॉल के पास में ना आने दे। ओके, सो ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग दैट प्रोकैरियोटिक सेल हैज सेल वॉल। ओके, सो हम लोगों ने देखी कि ये सेल वॉल है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है ये सेल वॉल के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर 2 सेल वॉल्स डिवाइड करते हैं, या तो फिर 2 बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, जिनको हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। Okay, apart from that, it contains the cytoplasm. Exactly, every cell contains the cytoplasm. In that cytoplasm, हम लोगों के सारे organs क्या रहेंगे, सस्पेंडेड करके रखेंगे हम लोग। और ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म हमारे सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है सबको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करने वाला है, हमारा साइटोप्लाज्म। एंड इन दिस साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में एवरी सेल में फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म में इन प्लांट सेल में टोनोप्लास्ट प्रेजेंट रहेगा। सो ये जो टोनोप्लास्ट है, ये टोनोप्लास्ट हेल्प करेगा सेल सिग्नलिंग के लिए, या तो फिर जो भी प्लांट के सेल्स है वो प्लांट के सेल को सिग्नलिंग या तो फिर मिनरल का बायोकेमिकल रिएक्शन करने के लिए हेल्प करेंगे।
और इन एनिमल सेल में वहाँ पर साइटोप्लाज्म के साथ में वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा साइटोसॉल, जो हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस को मेंटेन करके रखेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन बैक्टीरियल सेल और इन प्रोकैरियोटिक सेल आपका जेनेटिकल मटेरियल कैसा है? नेकेड। अभी मैंने आपको लास्ट बताया कि आपका जो भी बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर आपका डीएनए जो है, ये डीएनए कैसा है? नेकेड डीएनए है। So this is called as your naked DNA. ये आपका naked DNA है because it does not have what? Nucleus or nuclear membrane. That is why it is called as naked DNA. Okay, apart from this, you are having circular single-stranded DNA, and this is called as your plasmid DNA. This plasmid DNA. So this plasmid DNA has a very much important role in bacterial cell because प्लाज्मिड डीएनए यहाँ पर एक फैक्टर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस फैक्टर बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस फैक्टर आपके बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपके बैक्टीरिया को मरने नहीं देगा विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, और ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये प्लाज्मिड डीएनए आप लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल डीएनए तैयार करने को, जिनको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट टेक्निक। सो प्लाज्मिड डीएनए जो है, प्लाज्मिड डीएनए काम करता है एज अ वेक्टर डीएनए, जिनमें हम लोग फॉरेन डीएनए जो है वो ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। तो दैट इज वाई आपका जो प्लाज्मिड डीएनए हम लोगों को ये सारे जो है फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस फैक्टर, फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट टेक्निक, एंड फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्लाज्मिड डीएनए स्मॉल रहेगा एंड सर्कुलर पैटर्न में रहेगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग देखते हैं मेसोसोम्स एज वेल। सो व्हाट एग्जैक्टली इज मेसोसोम्स? मेसोसोम क्या है? सो मेसोसोम ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन का जो भी एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन आपका चेंज हुआ है किसमें? मेसोसोम्स में। सो दिस इज कॉल्ड एज द मेसोसोम्स, ये है आपका मेसोसोम्स। सो ये जो मेसोसोम है आपको डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प कर देगा। ओके, सो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो है ये एक वेसिकल तैयार कर रहा है। ये जो आपका मेसोसोम है, ये मेसोसोम एक वेसिकल तैयार कर रहा है, या तो फिर एक ट्यूब तैयार कर रहा है विद द हेल्प ऑफ किसके मदद से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और मेसोसोम जो रहेगा, मेसोसोम आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन रहेगा। चलो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ एग्जैक्टली। सपोज दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी जा रही है, एंड ड्यू टू सम द जेनेटिकल डिस्टर्बेंसेस, या तो फिर जेनेटिकल फैक्टर, या तो फिर आपके सेल को कुछ काम करना है फिजियोलॉजिकली भी, तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर तैयार कर देगा ट्यूब जैसे, और फिर से बाहर निकल जाएगा, और इन इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेसोसोम। सो इसको हम लोग मेसोसोम बोलते हैं। सो ये जो मेसोसोम है आपके सेल के, सी यहाँ पर मैंने दिया भी है, डीएनए रिप्लिकेशन के लिए आपको हेल्प कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन के लिए हेल्प कर देगा। फॉस्फोराइलेशन इज नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ओके, सो यहाँ पर आपको एटीपी का फॉर्मेशन तैयार करके मिलेगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। डेफिनेटली इट विल ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आपका मेसोसोम है, मेसोसोम आपको सरफेस एरिया इंक्रीज करके देगा फॉर एंजाइमेटिक कंटेंट। मीन्स क्या होगा? आपके जितने भी एंजाइम्स रहेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर ऐसे रहा, तो डेफिनेटली यू आर हैविंग द लेस स्पेस, और अगर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर एक ट्यूब तैयार कर रहा है, तो ट्यूब तैयार करेंगे तो डेफिनेटली यू आर हैविंग द मोर स्पेस हियर। सो आपकी जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन रहेंगी, वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को हेल्प मिल जाएगा, वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को टाइम मिल जाएगा परफॉर्म करने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मेसोसोम्स। Next, definitely the cell enveloped. Yes, exactly. This is the most important in your prokaryotic cell. Prokaryotic cell में ये बहुत ज़्यादा important है, जिसको हम लोग cell wall भी बोल सकते हैं, and it is also called as the cell envelope. ये जो आपका cell envelope है, this cell envelope में आपके पास में 3 structure present रहेंगे. So definitely सबसे पहला तो आपका present रहेगा glycocalyx, which is present outside, जो slime layer रहेगा.
सेकंड रहेगा आपका सेल वॉल जो रिजिड इन नेचर रहेगा डेफिनेटली, जिसमें से हम लोगों ने डिवाइड किया था ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास में है सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन आपकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट रहेगी और वो आपको हेल्प करा के देगी, या तो फिर आपके जितने भी आयंस रहेंगे, फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज योर, आई एम ड्रॉइंग हियर सेल मेम्ब्रेन, मैं आपकी सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज दिस इज योर चैनल। ओके गाइस, सॉरी, हाँ, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज योर व्हाट, सेल मेम्ब्रेन। सो ये जो है ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन आपकी यहाँ पर प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पर आपकी प्रोटेक्टेड है, या तो फिर ये सेल मेम्ब्रेन में यहाँ पर आपके पास में है चैनल्स, यहाँ पर आपके चैनल्स प्रेजेंट है जो हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज द इंटरनल एनवायरनमेंट, सपोज दिस इज योर इंटरनल एनवायरनमेंट, ये आपका इंटरनल एनवायरनमेंट है, और यहाँ पर आपके पास में है मिनरल्स, और ये रहेंगे आपके हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड। सो ये क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे, सपोज यहाँ पर किसी चीज का, सपोज यहाँ पर फॉर एग्जांपल सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंट्रासेल्युलर अगर वहाँ पर इंक्रीज्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके जो चैनल्स रहेंगे वो चैनल्स हेल्प करेंगे ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोडियम है इनको यहाँ से बाहर निकालने में, टू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ओके, सो ये जो चैनल है ये चैनल आपको हेल्प करके देंगे। सो डेफिनेटली आपके जो सेल एनवलप है, सेल एनवलप के बैक्टीरियल सेल में डेफिनेटली यू आर हैविंग थ्री पार्ट। सो एग्जैक्टली फर्स्ट इज योर ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स जो है आपका स्लाइम इन नेचर में रहेगा, एंड डेफिनेटली इट विल गिव्स प्रोटेक्शन, ये जो है ये प्रोटेक्शन देगा स्पेशली इन बैक्टीरियल सेल्स को प्रोटेक्शन देगा फ्रॉम हमारे इम्यून सेल्स है। ओके, सो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, यस एग्जैक्टली यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, इट गिव्स अ प्रोटेक्शन फ्रॉम व्हाइट ब्लड सेल्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था लास्ट इसमें कि ये जो आपका स्लाइम स्ट्रक्चर है, ये स्लाइम स्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आपके डब्ल्यूबीसी आकर यहाँ पर सेटल डाउन हो रहे हैं, तो ये स्लाइम क्या करेगा, ये डब्ल्यूबीसी के एक्शन को सामने ढकेल देगा, या तो फिर डब्ल्यूबीसी सेल को सामने ढकेल देगा ड्यू टू इट्स स्लाइमी नेचर। इसके स्लाइमी नेचर की वजह से यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को सामने ढकेल देगा, और डब्ल्यूबीसी का प्रॉपर्टी जो है, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करके या सेल को लाइसिस करके सेल के अंदर एंट्री करना है या सेल वॉल को ब्रेक करना है, तो ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे, और आपका आपके बैक्टीरियल सेल वॉल को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, ग्लाइकोकैलिक्स। देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर हैविंग सेल वॉल, जिनमें हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया था, एंड बीनीथ द सेल वॉल यहाँ पर हम लोगों ने देखा था सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा है सेल मेम्ब्रेन का, जिनमें यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे चैनल्स जो आपके आयंस को इनसाइड और आउटसाइड मॉलिक्यूल्स को मूव करने में हेल्प कर देंगे। ओके, सो दिस इज द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ग्लाइकोकैलिक्स। सो ये आपके ग्लाइकोकैलिक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। सो दिस इज द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द स्लाइम लेयर, ये आपकी स्लाइम लेयर रहेगी जो प्रोटेक्ट करेगी आपके सेल वॉल को। सो दिस इज योर सेल वॉल जो प्रिपेयर्ड रहेगी आपकी टेकोइक एसिड से या तो फिर पेप्टिडोग्लाइकन चैन से। सी द थिकनेस ऑफ द सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव इज much larger than gram negative. So this is the difference between these two. Okay, so let's move ahead. Yes, and this is the difference between the gram positive and the gram negative bacteria. Yes guys, you can go through it, uh, and if you are having any doubt or any question, yes, you can ask me regarding this. So in prokaryotic cell there is a one more important thing, that is the organ of locomotion, or it is also called as motility,
और ये जो आपकी मोटिलिटी रहेगा, ये मोटिलिटी आपका मेंटेन करके रखेगा कौन? दैट इज द फ्लैजिल, दैट इज फ्लैजिला. So this is called as flagella. See here, see here. Okay, so this is called as a flagella. So ये जो flagella है, ये flagella आपको help करेगा locomotion के लिए. So this is the basal part. So this is the basal part of flagella. This is the hook part of flagella, and this is the filamentous part of flagella. And here in the basal part, here in the basal part, single centrosome molecules are present, because centrosome molecules are protein in nature and they help in division as well. So in some of the bacteria, centrosome molecules are present here as well, and they developed this flagellum in three parts. So first is your basal body. So first is your basal body. Second is your hook, and third is filament part. So your flagellum has three part. So your flagellum has three part: basal body, hook, filament. Sorry, filament. Okay, so your flagellum has three part, and this flagella helps in movement of your prokaryotic cell or movement of bacteria from one place to the another place. So this is also called as the organ of locomotion. So this flagella is also called as organ of locomotion. Yes, so you guys are having some little bit of information regarding the flagella. Yes, you can go through it. So and apart from that, the next is your ribosome. Yes, this is the most important in every cell. राइबोसोम जो है, राइबोसोम प्ले करता है इम्पोर्टेंट पार्ट हर सेल में, बिकॉज अगर वहां पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो हम लोगों का डीएनए को ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे, हम लोग हमारे डीएनए को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे. सो दैट इज व्हाई राइबोसोम वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है. ओके, सो गाइस जस्ट अ सेकेंड, बैटरी. ओके, सो ओके, सो अगर यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है तो हमारा जो भी मतलब डीएनए का ट्रांसलेशन है वो डीएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा. And in prokaryotic cell, there is a one more important thing about ribosome. In prokaryotic cell, there is a presence of polyribosome structure. See here. So there is a presence of polyribosome structure. So what exactly is polyribosome? Polyribosome is nothing but there are numbers of ribosome attached at single DNA. So this is your DNA strand. ये आपका DNA strand है और ये आपके DNA strand को numbers of ribosome जो है attached कर चुके हैं, and that is why it is called as, this all structure is called as polyribosome. और ये आपके डीएनए को ट्रांसलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए. आपके मैसेंजर आरएनए के पास में एक ऐसा मैसेज रहेगा जो आपको ये बताएगा कि आपको किस अमीनो एसिड की जरूरत है, और आपका राइबोसोम जो है आपके डीएनए को उस हिसाब से ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगा. ओके, सो ये जो आपके राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आपके पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ER, जिनके हम लोगों के पास टू टाइप्स है, स्मूथ ER, रफ ER. स्मूथ ER don't contain no vacuole, has vacuole. Okay, that is why हम लोग इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं.
और हम लोग इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ओके गाइस, तो आप लोगों को समझ में आया कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो भी राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा वो राइबोसोम किस तरह से प्रेजेंट रहेगा, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम, और जो आपके डीएनए को ट्रांसलेट करेगा विद द हेल्प ऑफ मैसेंजर आरएनए। ओके, सो नेक्स्ट इज योर इनकल्जन बॉडीज। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास इनकल्जन बॉडीज है। इनकल्जन बॉडीज को हम लोग ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में। सो इन ग्रैन्यूल्स का काम यह है कि इन ग्रैन्यूल्स का काम हमारे जो भी हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल को एनर्जी फॉर्मेशन या तो फिर एनर्जी प्रोडक्शन करके हमारे प्रोकैरियोटिक सेल को ये ग्रैन्यूल्स दे देंगे, और जिनको हम लोग बोलते हैं इनकल्जन बॉडीज, जिनको हम लोग इनकल्जन बॉडीज भी बोलते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम एनर्जी फॉर्मिंग, एनर्जी फॉर्मेशन के अलावा ये जो है, ये मॉलिक्यूल्स जो है, ये जो ग्रैन्यूल्स है, ये ग्रैन्यूल्स यहाँ पर स्टोर करके रखते हैं गैस एज वेल, एंड दे वर्क एज एन गैस वैक्यूल, एंड दिस गैस वैक्यूल ऑर्गन्स फाउंड इन सी, यहाँ पर मैंने आपको मेंशन भी करके दिया है, sometimes they also form gas vacuoles are found in blue green algae and सी। ओके, जो हम लोग किस में देखेंगे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक और ऑर्गन प्रेजेंट है आपके पास, दिस पिलाई, दिस इज कॉल्ड एज सेक्स ऑर्गन। ये जो पिला है, ये पिलाए आपका सेक्स ऑर्गन कितना हिसाब से काम करेगा, व्हाट इज द एग्जैक्ट फंक्शन ऑफ दिस, सपोज दिस इज योर सेल और ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्लैजिला, दिस इज कॉल्ड एज पिलाई। सो ये पिलाए क्या करेंगे, दिस पिलाए हेल्प टू अटैच्ड योर बैक्टीरिया टू नॉर्मल सेल। सो ये जो पिलाए है, ये पिलाए हेल्प करेंगे ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया को नॉर्मल सेल के सरफेस पर अटैच्ड होने के लिए। ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस पिलाई। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए देख लिया है, हम लोगों ने इनकल्जन बॉडीज देख ली है, हम लोगों ने मेसोसोम्स भी देख लिए हैं, हम लोगों ने सेल वॉल भी देख लिया है, डेफिनेटली हम लोगों ने अपार्ट फ्रॉम दैट स्पॉन्जी लेयर भी देख ली है। ओके, सो इन शॉर्ट दैट वी हैव सीन एवरीथिंग फ्रॉम योर प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में से हर चीज देख ली है। So guys, if you are having any question regarding the prokaryotic cell, yes, please do ask me, or please drop me a message in the comment box. Okay, so let's start, or let's move to the eukaryotic cell. So eukaryotic cell, definitely. So what exactly is eukaryotic cell? Eukaryotic cell is nothing but the membrane bound distinct structure are present is called as what? Eukaryotic cell. So eukaryotic cell में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हमारा जो भी सेल है, सपोज दिस इज आवर सेल, सो हमारे पास में सेल में जितने भी स्ट्रक्चर रहेंगे, उन स्ट्रक्चर को एक मेम्ब्रेन रहेगा, और हम लोग उनको बोलेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। स्टिल हमारे पास में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोजोम्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज नो मेम्ब्रेन। दैट इज व्हाई हम लोग ये जो दो ऑर्गन्स है, ये दो ऑर्गन्स को हम लोग डिस्टिंक्ट कर देते हैं, बिकॉज दे डू नॉट कंटेंट व्हाट, membrane. Okay, so these are the extra points. Yes guys, you can have a look on these extra points. So let's start with this. So this is called as non membrane bound organelles. see यहाँ पर membrane नहीं है, this is the membrane, membrane नहीं है, the absence of membrane, that is why it is called as non membrane bound organelles. So ये आपका राइबोसोम है, this is called as a large head, this is called as a small head, and this is called as a DNA thread.
and this ribosome will translate DNA with the help of mRNA. See. Okay, so next with the centrosome. Centrosome जो है, centrosome is also called as microtubules. See यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, सेंट्रोजोम को हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं. ओके, सो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स को यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, दीज आर नेकेड एज वेल. ओके, और ये जो सेंट्रोजोम्स है, सेंट्रोजोम आपके सेल साइकिल के प्रोग्रेशन के लिए या तो फिर सेल साइकिल को डिवाइड करने के लिए आपको सेंट्रोजोम्स की हेल्प लगती है. सेंट्रोजोम्स क्या करेंगे ड्यूरिंग मैचुरेशन सेंट्रोजोम्स यहाँ पर सेंट्रोजोम्स क्या करेंगे, सेंट्रोजोम्स यहाँ पर स्पिंडल फॉर्मेशन से सेल का जब भी डिविडेशन होगा तो सेंट्रोजोम जो है वो आपको माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करके देंगे या तो फिर स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करके दे देंगे, एंड दे विल अटेंड द सेल पोलैरिटी. मीन्स सपोज this is your cell, so definitely your fiber will reach here at the pole. So this is one pole, this is another pole, and this is called as the polarity. So this polarity in cell, ये जो सेल में पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी यहाँ पर अटेंड करेगा विद द हेल्प ऑफ विच, विद द हेल्प ऑफ दिस सेंट्रोजोम. सो ये जो सेंट्रोजोम है, दिस सेंट्रोजोम हैज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल, that they will help in cell division. This centrosome help in cell division and this centrosome help in cell progression as well, because ये क्या करेंगे, आपके जो भी क्रोमेटिन या क्रोमोसोम फाइबर है जो एनाफेज मेटाफेज और टेलोफेज फेज में रहेंगे, उनको क्या करेंगे, उनको एक पोलैरिटी अटेंड करके दे देंगे. हम लोगों ने यहाँ पर पोलैरिटी देखी है. सो ये पोलैरिटी अटेंड करके दे देंगे और पोलैरिटी अटेंड करने के बाद में डेफिनेटली आपका जो सेल है इन इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा. डिविडेशन जो है ये प्रोसेस, सपोज दिस इज सेल, सो सेल को हम लोग अगर बीच में से कट कर रहे हैं तो दिस इज नॉट कॉल्ड एज डिविडेशन और डिवीजन. अगर सेल में यहाँ पर एक न्यूक्लियस है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपके पास एक न्यूक्लियस होना चाहिए. सेल में अगर यहाँ पर आपके पास में साइटोप्लाज्म है तो डेफिनेटली आपके पास में यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म होना चाहिए. सो तभी हम लोग इसको प्रॉपरली डिवीजन बोल पाएंगे, अदरवाइज हम लोग इसको डिवीजन नहीं बोल पाएंगे. क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्म है अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्म अब्सेंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसका फिजिकल ग्रोथ हो रहा है बट जीनोटाइपिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा, और इसका फिजिकल ग्रोथ भी है और जीनोटाइपिकल ग्रोथ भी है, बट इन दोनों चीजों के लिए हेल्प करने वाला है आपको कौन, सेंट्रोजोम. सी, सेंट्रोजोम गेट्स डुप्लीकेट ड्यूरिंग synthesis phase of life cycle. So synthesis, S is nothing but the synthesis phase. Okay, so let's move ahead. See यहाँ पर मैंने आपको सेल डिवीजन, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस दिया है, सेल डिवीजन एंड सेल प्रोग्रेशन में यहाँ पर क्या क्या होता है मैंने आपको मेंशन किया है. सो यस, अगर आपको इनमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा डेफिनेटली यू कैन आस्क मी और यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. सी क्या क्या करेगा, सबसे पहला तो चेंजिंग द शेप ऑफ सेल. एग्जैक्टली आपका जो भी सेल रहेगा आपके सेल का शेप चेंज कर देगा. अपार्ट फ्रॉम दैट generating two cells by cytokinesis. Cytokinesis is nothing but the dividation of cytoplasm. So ये जो आपका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इक्वल हाफ में आपका डिवाइड हो जाएगा एंड यू विल गेट द टू सेल्स विथ इक्वल
cytoplasm. Okay, then arranging the chromosome in the metaphase plate, equal distribution of chromosome between two daughter cells, exactly the number of DNA present here, exactly the equal number of DNA present here in the another cell as well. In cell progression, what they are doing, what the centrosome will play the role, that it will activating cell signaling. That means this cell transfer signal to this cell. Okay, and this is happen with the help of centrosome. Proceed to cytokinesis, again the dividation of the cytoplasm, segregating signaling molecules such as mRNA. डेफिनेटली यहाँ पर हम लोगों के पास में mRNA प्रेजेंट रहेंगे. डेफिनेटली अगेन वी आर हैविंग tRNA. सो डेफिनेटली इनके सारों के सिग्नल क्या करने वाला है सेंट्रोजोम, इनके सारों के सिग्नल्स डिफरेंशिएट कर देने वाला है. सपोज ऐसा नहीं करने वाला कि mRNA का सिग्नल अगर नहीं चाहिए फिर भी वो mRNA का सिग्नल दूसरे सेल को दे रहा है, और अगर नहीं चाहिए ट्रांसफर आरएनए का सिग्नल नहीं देना है फिर भी वो ट्रांसफर आरएनए का सिग्नल दे रहा है, ऐसा नहीं करेगा. वहां पर सिग्नलिंग का प्रॉपरली सेग्रीगेशन होगा. मीन्स द सिग्नल विल बी सेंड, जिनको जिस टाइप का सिग्नल चाहिए उनके पास में वही सिग्नल वहां पर पहुंचाने का काम, या तो फिर रीच या तो फिर देने का काम कौन करने वाला है, आपका सेंट्रोसोम. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करने वाले हैं, जिनमें हम लोग देखने वाले हैं उनका कंपार्टमेंटलाइजेशन. सो व्हाट एग्जैक्टली इज कंपार्टमेंटलाइजेशन. सो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या है. डेफिनेटली हम लोग हमारे भी घर में अगर हम लोग जाते हैं तो डेफिनेटली हम लोग वहां पर भी देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे घर में एक रूम होता है, देन किचन अलग होता है, देन बाथरूम अलग होता है, देन अगेन वी आर हैविंग द बेडरूम इज डिफरेंट. सो हम लोग जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं, हम लोग जो ये डिविडेशन करते हैं चीजों का, सो इसलिए करते हैं कि उसी जगह पर जो चीज होनी चाहिए वही चीज होनी चाहिए. डेफिनेटली अगर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग किचन में जाकर सो जाएंगे तो हम लोग किचन में जाकर तो नहीं सोने वाले हैं. डेफिनेटली हम लोग किचन में खाना ही बनाने वाले हैं. सो एग्जैक्टली दिस इज द रीजन कि सेल में जो है कंपार्टमेंट किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म. सी यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, इन दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म हैपेंस. सो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में या तो फिर साइटोप्लाज्म के द्वारा यहाँ पर कंपार्टमेंट यहाँ पर करके मिलेंगे आप लोगों को. साइटोप्लाज्म के द्वारा मतलब मीन्स विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म आपके मेम्ब्रेन्स को सेग्रीगेट कर देगा. मीन्स आपके न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन जो है वो अलग रख देगा. डेफिनेटली आपके वैक्यूल का मेम्ब्रेन जो है वो अलग रख देगा. आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो आपको अलग अलग रख देगा. डेफिनेटली उनको एक साथ में ऐसे एकदम सेग्रीगेट, सॉरी नॉट सेग्रीगेट, एक दूसरे के साथ में ऐसे एकदम बाइंड करके नहीं रखेगा, उनको डिफरेंट करके रखेगा, उनको सेग्रीगेट करके रखेगा. सो विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म. ओके, एंड let's see how your compartmentalization happens. Oh, exactly the so this is the exact image of your compartmentalization. See here, first यहाँ पर आपके पास में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ओनली यू आर हैविंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड आपके पास में साइटोप्लाज्म था जिसमें आपको डीएनए का सेग्रीगेशन आपको करके दिया गया था विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस. और यहाँ पर आपके पास में इनसाइड में यहाँ पर प्रेजेंट था डीएनए. जैसे जैसे टाइम पास हुआ, नॉट टाइम पास, जैसे जैसे टाइम आपका जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन आगे बढ़ने लगा, सेल में डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको देखने मिली विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम, जो अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर. सो यहाँ पर आपका जो भी मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको इनफोल्डिंग्स दिखाई दे रही होंगी. तो दिस इज कॉल्ड एज इनफोल्डिंग्स, इसको हम लोग इनफोल्डिंग्स बोलते हैं. सो ये जो इनफोल्डिंग्स है, ये इनफोल्डिंग्स एज द ड्यूरेशन पासेस विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम हम लोगों को ये डेवलपमेंट दिखाई देंगी. So with the help of this foldings, infoldings of your plasma membrane, यहाँ पर हम लोगों ने with time क्या डेवलप किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. See, so this is called as endoplasmic reticulum. Apart from that, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ समय बाद फिर से हम लोगों ने डेवलप किया है माइटोकॉन्ड्रिया, जो अभी सेल के अंदर आ चुका है और उनका प्रॉपरली कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है. अगर आप देख रहे होंगे तो आपका न्यूक्लियस अलग है जिसमें आपका डीएनए है,
then you are having endoplasmic reticulum, then you are having mitochondria as well. कुछ समय बाद यहाँ से आपकी प्लांट की डिफरेंशिएशन होगी, और अगर प्लांट सेल है डेफिनेटली द प्लांट सेल विल डेवलप प्लास्टिड सेल एज वेल। अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल आपको प्लास्टिड सेल भी डेवलप करके दे देगा, और अगर एनिमल सेल है तो डेफिनेटली वी डोंट रिक्वायर द प्लास्टिड सेल। हम लोग प्लास्टिड सेल्स को ही बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। सो प्लास्टिड सेल से हम लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलरिंग पिगमेंट यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जिनमें से हम लोग कॉमनली देखते हैं दैट इज द क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द ग्रीन पिगमेंट। ओके, so this is all about the compartmentalization of eukaryotic cell. Okay, so this is the diagram of plant and animal cell. ये plant और animal cell की diagram है। See, so we are having the cell membrane here. Exactly, we are having the cytoplasm, which is the common. We are having ribosome as well. We are having nucleus as well in both of the things. Then we are having mitochondria, जिनमें हम लोग फॉस्फोराइलेशन देखेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखेंगे, जिनमें हम लोग साइट ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे। देन अपार्ट फ्रॉम दैट सेल वॉल में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल वॉल, सॉरी, प्लांट सेल में यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? सेल वॉल। देन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा वैक्यूल, जिसकी साइज न्यूक्लियस से बड़ी रहेंगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्लोरोप्लास्ट। दिस इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड दिस क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेंट डीएनए, its own DNA. Chloroplast and mitochondria, both of them contain their own DNA. Okay, let's move ahead. So यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंस बताया है both in plant and in animal cells का. Yes, go through it. So cell membrane. So cell membrane यहाँ पर सबसे पहले स्टडी किया था 1950 में अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पर फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन स्टडी किया था 1950 में। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर जो है नीट में दिया गया है आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन किसका स्टडी किया था? तो सेल मेम्ब्रेन हम लोगों ने स्टडी किया था ह्यूमन रेड ब्लड सेल का। ओके, जिनमें हम लोगों को 40% ऑफ लिपिड एंड 52% ऑफ प्रोटीन देखने मिलेगा सेल मेम्ब्रेन में। सो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन हमारी बनी रहेंगी लिपिड एंड फॉस्फेट के बाइलेयर से। So what is exactly bilayer? This is called as bilayer structure. So ये रहेगा exactly आपका bilayer structure. ये रहेगी आपकी cell membrane. This is called as a cell membrane. This is cell membrane, and this is called as bilipid layer. Okay. इन बाइलिपिड लेयर में आपको सबसे पहला प्रेजेंट रहेगा आउटर साइड में। सो दिस इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोफोबिक टेल, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर हाइड्रोफिलिक the inner part. No, sorry, this is called as your hydrophilic, and this is called as your hydrophobic tail. Okay, यहाँ पर मैंने mention भी किया है। Arranged within the membrane with its polar head toward the outer side and toward inner side. Okay, so these are the cells present here. Okay, and apart from that यहाँ पर मैंने आपको एक note में दिया है, so please go through it once. Plasma membrane, for example, are approximately 50% lipid and 50% protein. But in human being हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं? 40% क्या था? लिपिड था, एंड 52% क्या था? प्रोटीन था। ओके, सो ये पॉइंट अपने, ये डिफरेंस अपने ध्यान में रखना है। ओके, सो एग्जैक्टली, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज योर सी। सो आपका जो बाहर का हेड है, दिस हेड is called as hydrophilic, and the inner head, so this is called as the inner head, this is hydrophobic. Hydrophobic means water fearing, and hydrophilic means water loving head. Okay, and this is called as the phospholipid bilayer. Okay, so exactly, so this is the structure of the cell membrane in plant and animal. Exactly, we are having, these are the channels present here, these are the channels, protein channels. This is called as a surface protein, ये हमारे surface protein रहेंगे।
जो mRNA, tRNA जो भी मैसेज है तो फिर सिग्नल भेजेंगे उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। Then apart from that, we are having here peripheral protein as well. So this is called as your peripheral protein. ये भी हम लोगों को सिग्नल रिकॉग्निशन के लिए हेल्प करेंगे। ओके, सो हमारी ये जो वॉल्व है इनमें दिस इज कॉल्ड एज अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, हम लोग इसको फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं, जिनमें 50% प्रोटीन एंड 50% यहाँ पर लिपिड उससे बनी रहेगी। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन and this is the structure present in the phospholipid bilayer. So this is called as a hydrophilic head and this is called as a hydrophobic head or hydrophobic tail. ओके, सो बुक में नीट में 11th-12th के लिए दिया गया है। सो दिस इज द एमसीक्यू पॉइंट, ये आपके लिए एमसीक्यू पॉइंट है। In 1972 this structure was proposed by Singer and Nicholson. सो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोस्टिक मॉडल ये नाम से उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था। क्यों? बिकॉज यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा और सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा। और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस सेल मेम्ब्रेन ये जो रहेगी ये आपके फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट रहेगी। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड मोस्टिक मॉडल। सी यहाँ पर मैंने आपको दिया भी है, इट इज कॉल्ड एज different component consisting of a fluid or elastic double layer made up of lipid molecule and large protein molecule. And why it is called as a fluid model? Because fluid nature of the membrane is also important for the point of view of function like cell growth, formation and intracellular junction and endocytosis and cell division. सो ये जो है आपका फ्लूइड मॉडल जो बना है बिकॉज आपके सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलरली भी क्या है, फ्लूइड, यहाँ पर आपकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इंट्रा सेलुलरली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है। दैट इज वाई आपकी जो भी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। और सेल मेम्ब्रेन क्या हेल्प करने वाला है, इंट्रा सेलुलर जंक्शन के बीच में। सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन सेल एंड दिस इज अनदर सेल एज वेल। सो इस सेल में से यहाँ पर अगर मुझे कुछ सिग्नल ट्रांसफर करना है तो ये सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए भी मुझे फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंट्रासेलुलर जंक्शन एंड सिक्रीशन एज वेल। डेफिनेटली अगर ये सेल कुछ सिक्रेट कर रहा है तो अगर मुझे उसको मूव करना है फ्रॉम यहाँ से इस सेल में तो डेफिनेटली मुझे सेल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ेगी। ओके, so this is all about the cell membrane. So this is the most important point, ये आपके लिए important point है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या क्या है, डेफिनेटली द ऑस्मोसिस। Osmosis is nothing but the movement of molecule from higher concentration to the lower concentration through semi-permeable membrane is called as osmosis. Diffusion is nothing but the movement of water from higher concentration to the lower concentration, but in the absence of semi-permeable membrane. Suppose यहाँ पर मैं आपको दो container I will draw. So this is full of water. So this water will move from here to here. This is called as diffusion. Here no semi-permeable membrane is present, but here suppose this is two container, this is semi-permeable membrane, here is a full of water and solute. So from here solute will move through semi-permeable membrane to here and this is called as osmosis. आपका सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन विल आल्सो हेल्प टू मूव योर आयंस एज वेल। आपके आयंस को मूव करने के लिए भी हेल्प कर देगा एंड दिस विल आल्सो प्रोवाइड योर फैसिलिटेड डिफ्यूजन एज वेल। ये आपको फैसिलिटेड डिफ्यूजन भी हेल्प करा के दे देगा। सो सेल वॉल, नेक्स्ट इज योर सेल वॉल। एग्जैक्टली, सो हम लोगों ने अभी देखा कि आपका जो भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन what exactly membrane is. Now the second is cell wall. Cell wall animal cell में तो present नहीं रहेगा, it is present in plant cell and it is also present in bacterial cell. So bacterial cell का जो cell wall था that is different
प्लांट सेल में जो सेल वॉल रहेगा वो सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल रहेगा, जो हेल्प करेगा प्लांट के सेल को प्रोटेक्शन देगा एंड इंजुरी से हेल्प करेगा प्लांट के सेल्स की, दोज आर प्रेजेंट इनसाइड। और जो भी आपके सेल वॉल है वो सेल वॉल किससे बने रहेंगे? सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। सो इन चीजों से आपके प्लांट के सेल्स बने रहेंगे। हम लोगों ने बैक्टीरिया के जो सेल वॉल थे, हम लोगों ने वो देखे थे कि वो बन रहे हैं आपके पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से या तो फिर टेकोइक एसिड से। बट प्लांट सेल में जो भी सेल वॉल है वो सेल वॉल बने रहेंगे किससे? सेलुलोज से, हेमिसेलुलोज से, पेक्टिन से या तो फिर प्रोटीन से। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? यहाँ पर डिफरेंस क्या है? सेल वॉल जो है प्लांट सेल की, ये हार्ड रहेंगी। और वेरी बेस्ट एग्जांपल, डॉक्टर सेज ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बराबर। डॉक्टर हम लोगों को बोलते हैं कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ। सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज्यादा खाओ मीन्स व्हाट? वो हम लोग को बोलते हैं कि स्टार्ट ईटिंग फाइबर्स। सो फाइबर्स में क्या होता है? फाइबर्स में बच्चों इज नथिंग बट द सेल वॉल वहां पर प्रेजेंट रहती है, और वो सेल वॉल आपकी बनी रहती है सेल्यूलोज से, हेमीसेल्यूलोज से, पेक्टिन और प्रोटीन से, जो हमारे सेल को या जो हमारे प्लांट सेल है, इनको डाइजेस्ट होने से बचा कर रखेगी। और दे विल कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ फाइबर। और हम लोगों को जो भी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होने चाहिए, हम लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज द ओनली रीजन कि सेल में प्लांट सेल में जो भी सेल वॉल प्रेजेंट रहेंगी, वो सेल वॉल किस 4 कंपोनेंट से बनी रहेगी? सो ये 4 कंपोनेंट है। ओके, and this cell wall will gives non-living rigid structure called as cell wall, form an outer covering of plasma membrane of fungi and plant। अगर हम लोग यही सेल वॉल फंगस में देखेंगे, तो फंगस में ये सेल वॉल आपकी बनी रहती है चिटिन प्रोटीन से। यहाँ पर मैं भी शायद मैंने आपको दिया होगा, नहीं दिया है। बट फंगाई में जो है, फंगस में, सॉरी, फंगाई में जो है, सो ये जो फंगस है आपका, ये फंगस में सेल वॉल बनी रहेंगी आपके प्रोटीन से, प्रोटीन, एंड द नेम इज कॉल्ड एज। ओके, सो ये आपके फंगस को प्रोटेक्शन देगी फ्रॉम किलिंग। मतलब हम लोग हमारा जो डब्ल्यूबीसी सेल है या तो फिर न्यूट्रोफिल सेल्स है, हमारे न्यूट्रोफिल सेल्स इनको किल नहीं कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। और प्लांट सेल में, यंग प्लांट में सबसे पहले यहाँ पर दिया है प्राइमरी सेल वॉल डिपॉजिट होंगी, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल आपकी डिपॉजिट होगी। ओके, सो ये था आपका द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेल वॉल। सो नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है आपका, साइटोप्लाज्म प्लांट के जो भी मेम्ब्रेन रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, एंड डेफिनेटली इट विल मेंटेन द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ओके, सो ये जो है ये आपके सेल का क्या मेंटेन करके रखेगा? वॉल्यूम मेंटेन करके रखेगा। एंड ये क्या करेगा? हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को साइटोप्लाज्म में सस्पेंड करके रख देगा, या तो फिर उनकी जो भी एक्टिविटीज रहेंगी वो एक्टिविटीज को प्रॉपरली हेल्प करेगा परफॉर्म करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लांट में देयर इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट दैट इज कॉल्ड एज द टोनोप्लास्ट, जिसको हम लोग वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। Suppose for example, this is your cell, this is your cell, and this is your vacuole, and ये जो सरफेस रहेगा आपका, ये सरफेस रहेगा आपका टोनोप्लास्ट की, और ये स्टोर्ड करके रखेगा वाटर। और जब भी सेल, प्लांट सेल का वाटर इनटेक इंक्रीज होगा,
तो ये क्या करेगा, ये ट्रूगोर प्रेशर या तो फिर प्लांट की ट्रिजिडिटी को इंक्रीज कर देगा। और दिस टोनोप्लास्ट विल ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एनवायरमेंटल सिग्नलिंग। सी, okay. So next is your plasmodesmata. So this plasmodesmata channel is present in plant cell only. ये जो प्लाज्मोडेस्माटा चैनल है, प्लाज्मोडेस्माटा चैनल आपको प्लांट सेल में देखने मिलेगा। दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, ये प्लाज्मोडेस्माटा आपको एनिमल सेल में देखने नहीं मिलेगा। तो दिस इज द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये आपके नीट के बुक में नहीं है। सो प्लाज्मोडेस्माटा जो है सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1879 में बाय एडवर्ड टैंगल ने, साइंटिस्ट एडवर्ड टैंगल ने इन्होंने डिस्कस किया था। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लाज्मोडेस्माटा का फंक्शन ये है कि प्लाज्मोडेस्माटा, दिस इज योर प्लाज्मोडेस्माटा चैनल। सो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा चैनल है, ये आपके इन बिटवीन सेल प्रेजेंट रहेगा। सी, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लाज्मोडेस्माटा चैनल। और ये प्लाज्मोडेस्माटा चैनल कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन सेल। और ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेगा, यहाँ पर जो वाटर कंटेंट है, सो दिस वाटर कंटेंट को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, अगेन यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए हेल्प कर देगा। क्यों? इफ द ट्रूगोर प्रेशर इज इंक्रीज्ड हियर, अगर प्लांट सेल में यहाँ पर ट्रूगोर प्रेशर बढ़ता है, मींस प्लांट सेल में किसी एक सेल में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज्ड हो रहा है, तो डेफिनेटली हम लोगों ने देखा है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा है कि जो भी आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल है, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव होना स्टार्ट होगा। तो डेफिनेटली आपका प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेगा, अगर वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ रहा है, तो वाटर को इस सेल में से निकाल के इस सेल में मूव करना स्टार्ट करेगा। और जब यहाँ का ट्रूगोर प्रेशर इंक्रीज होगा, यहाँ का ट्रूगोर प्रेशर इंक्रीज होगा, डेफिनेटली यहाँ का वाटर निकाल के यहाँ लेकर आएगा। एंड अगेन अगर यहाँ का ट्रूगोर प्रेशर अगेन इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से वाटर किधर आएगा? अगेन हियर। सो दिस इज द रोल एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ योर प्लाज्मोडेस्माटा। Okay, so next is the endomembrane system. So this is called as the endomembrane system. So what exactly is endomembrane system? Endomembrane system is nothing but the system which is present inside the membrane is called as endomembrane system. So this is called as your membrane. ये है आपका membrane है. इन membrane के अंदर आपके पास में और एक membrane है. Okay? और यहाँ पर आपके पास में है DNA. देन दिस डीएनए को या तो फिर दिस न्यूक्लियस को एक पोर है सी, देन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियस पोर। ओके, और यहाँ पर आपका क्या कनेक्टेड है? ईआर, दिस इज कॉल्ड एज योर ईआर। सी, यू आर हैविंग हियर वैक्यूल एज वेल ऑन ईआर। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पर ईआर पर वैक्यूल्स प्रेजेंट है एंड दिस इज कॉल्ड एज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपके पास में है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को यहाँ पर आप सिस्टन्स देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टन्स। इसको हम लोग सिस्टन्स बोलते हैं। आपके पास में ये सिस्टन्स 4 से 5 सिस्टन्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंड आपके पास में यहाँ पर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम लोग इनसाइड और आउटसाइड बोलते हैं और जिनको हम लोग सिस फेस और ट्रांस फेस भी बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिस फेस एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांस फेस। सो ये सिस फेस और ट्रांस फेस क्या करेगा, यहाँ पर दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ पर हम लोगों के पास में कहीं राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। ओके, ये राइबोसोम क्या करेंगे,
राइबोसोम यहाँ पर आपके डीएनए को ट्रांसलेट करेंगे। डीएनए को ट्रांसलेट करने के बाद जब भी आपका डीएनए बाहर निकलेगा, तो निकलने के बाद में आपका ईआर इस अमीनो एसिड को किसी एक वैक्यूल में दे देगा एंड द वैक्यूल विल कम हियर, और यहाँ पर आने के बाद में आपका वैक्यूल डिस्चार्ज हो जाएगा। आपका वैक्यूल डिस्चार्ज होने के बाद में द वैक्यूल इज कैच्ड बाय सिस फेस ऑफ गोल्गाई कॉम्प्लेक्स और गोल्गाई apparatus। तो वैक्यूल बाहर आने के बाद में वैक्यूल जो है आपका यहाँ पर सिस फेस में कलेक्ट किया जाएगा। सिस फेस में कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपका सिस्टम्स उसको चेक करेगा वेदर द वैक्यूल इज करेक्ट, वेदर द वैक्यूल इज इम्प्रॉपर और नॉट, वेदर द एमिनो एसिड इज इम्प्रॉपर और नॉट। और जब भी चेक करने के बाद में अगर ऐसे लगता है द एमिनो एसिड इज प्रॉपर, ये आपके आउटवर्ड डिपार्टमेंट के पास में लेकर आएंगे और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफेस। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया जाएगा इन सिक्रेटरी वेसिकल्स में। सो दिस इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी वेसिकल्स। और सिक्रेटरी वेसिकल्स में आने के बाद में सिक्रेटरी वेसिकल्स इनको दिस अमीनो एसिड को विल रिलीज आउटसाइड ऑफ द सेल। सो दिस इज द एग्जैक्ट एंडोमेम्ब्रेन मैकेनिज्म। ये आपका एग्जैक्टली एंडोमेम्ब्रेन मैकेनिज्म है। एंडोमेम्ब्रेन मैकेनिज्म इज नथिंग बट द organs which are present inside membrane and what they are doing inside membrane. Okay, so this is called as your endomembrane system. Okay, so if you are having any doubt or any question, yes, please ask me. Okay, so this is Golgi apparatus. See, this is called as discharged vacuoles from outside. Okay, so this is called as cis phase, or it is also called as forming phase. See, cis is nothing but the input. मतलब जो भी आपका डीएनए का ट्रांसलेशन हो रहा है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। जो राइबोसोम आपके डीएनए को ट्रांसलेट कर रहा है, एमिनो एसिड फॉर्म कर रहा है। एमिनो एसिड किधर आएगा, यहाँ, हियर एमिनो एसिड विल कम। और ये एमिनो एसिड क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे किसके साथ में, सिस्टर्न के साथ में। किसके, गोल्गी एपरेटस के। ओके, सो आपके ये जो भी मतलब वैक्यूल्स है, ये वैक्यूल्स फ्यूज होने वाले हैं सिस्टम्स के साथ में, जो प्रेजेंट है और जो पार्ट है किसके, गोल्गी एपरेटस के। देन यहाँ पर एंजाइम्स चेक कर लेंगे वेदर द वैक्यूल और वेदर द एमिनो एसिड इज करेक्ट और नॉट। आफ्टर दैट क्या होगा, आपके ये सिस्टम में बाहर निकल दिए जाएंगे थ्रू सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो ये है आपके चेक्ड अमीनो एसिड्स एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्चार्ज्ड वेसिकल्स। तो ये सबसे पहले स्टडी किया था और ऑब्जर्व किया था बाय साइंटिस्ट नेम कॉल्ड कैमिलो गोल्गी, and that is why they have given name after his name, Golgi, and that is why it is called as Golgi apparatus. Okay, so next is your lysosomes. So this is called as the lysosomes. So this lysosomes, ये जो है आपके लाइसोसोम्स जो है आपके सेल में लाइसिस प्रॉपर्टीज मेंटेन करके रखेंगे, या तो फिर आपके सेल को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बिकॉज इट कंटेन vesicles and this vesicle contains hydrolytic enzyme. See, I have mentioned here as well, hydrolysis, lipases, proteases and carbohydrates. So see, these are all are hydrolytic enzymes. So ये क्या करेंगे, see यहाँ पर मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी दिया है। लाइसो मीन्स डाइजेशन एंड सोमा मीन्स बॉडी। सो जो भी फॉरेन बॉडी बाहर से आ रही है, लाइसोसोम्स क्या कर देंगे, लाइसोसोम्स उनको किल कर देंगे, बिकॉज लाइसोसोम्स हैज एसिडिक पीएच। ओके ओके ओके, नेक्स्ट।
सो वैक्यूल, सो एग्जैक्टली वैक्यूल, वैक्यूल जो है ये हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में प्रेजेंट रहेगा, बट एनिमल सेल में वैक्यूल की साइज जो है छोटी रहेगी एंड प्लांट सेल में सीधे वैक्यूल इज टू लार्ज। और इस वैक्यूल के वजह से हमारा जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो एक कॉर्नर में आ चुका है, बट इन एनिमल सेल में हमारा न्यूक्लियस जो है सेंटर में ही है। ओके, सो वैक्यूल का काम यह है कि वैक्यूल हमारे फूड को स्टोर करके रख देगा। शायद से मैंने यहाँ पर आपको मेंशन करके भी दिया है। सी, इट कंटेन द पिगमेंट स्टोर, दैट इज पॉलिनेशन के लिए वो स्टोर करके रखेगा। सी, कंटेंट पिगमेंट, okay, and see plant cell some vacuole may store, see the storehouse। ओके, सो ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल क्या करेगा, वैक्यूल प्लांट एंड इन एनिमल सेल दोनों जगह पर अलग अलग तरीके से, फॉर एग्जांपल एनिमल सेल में वैक्यूल जो है फूड को स्टोर करके रखेगा, और इन प्लांट सेल में वैक्यूल जो है समटाइम्स पिगमेंट स्टोर करके रख रहा है और समटाइम्स वो टॉक्सिक फ्लेवर स्टोर करके रख रहा है, जो हेल्प करेगा हर्बीवोरस से प्लांट को बचाने में। ओके, सो ये जो है ये आपके वैक्यूल के फंक्शन है डिस्टिंक्टली, जो आप लोग एनिमल सेल में देखते हैं और प्लांट सेल में देखते हैं। ओके, so these are the types of vacuole, so ये आपके vacuoles के type है। So exactly see the enzymatic vacuoles, then the food vacuole, see, and again the contractile vacuole। So this is the type of vacuole। Okay, so how many types we are having? Three types. First is contractile, second is food, and third is enzymatic vacuole। So हम लोगों के पास में ये थ्री vacuoles हम लोग देखेंगे both in plant and in animal cell में। Okay, okay, so next is the most important thing that is called as the mitochondria। So mitochondria जो है, mitochondria दोनों में present रहेगा प्लांट और एनिमल सेल में। So first of all mitochondria term जो है that is discovered in 1857 by अल्बर्ट वॉन, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था। Later it was coined as bioblast by Richard Altman in 1886, and after that, after 12 years, by Carl Benda, the name of the scientist, इन्होंने हम लोगों को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। सो सबसे पहले हमारे पास क्या नाम था, पावर हाउस, जो किन्होंने दिया था, अल्बर्ट वॉन ने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में क्या नाम आया, बायोब्लास्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोब्लास्ट, बायो मीन्स लिविंग एंड ब्लास्ट मीन्स प्रोड्यूसिंग एनर्जी। यहाँ पर ब्लास्ट मीन्स फूटना नहीं है, या तो फिर आप बोलोगे कि ब्लास्ट है बॉम्ब के जैसे फुट रहा है, दैट इज वाई हम लोग इसको बॉम्ब बोल देंगे, नहीं, यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्लास्ट। ओके, एंड लास्ट हम लोगों को आफ्टर 12 ईयर बाय कार्ल बेंडा इन्होंने नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में आप लोग देखोगे कि डेफिनेटली आपके पास में क्रिस्टाइस प्रेजेंट है, सो दिस इज कॉल्ड एज, दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टाइस, इसको हम लोग क्रिस्टाइस बोलते हैं। ओके, देन हमारे पास में यहाँ पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, देन हमारे पास में यहाँ पर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पर इन बिटवीन क्रिस्टाइस, ये जो स्पेस है, यहाँ पर हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे। ओके, सो मे बी यहाँ पर फिर हम लोग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करेंगे, देन अगेन हम लोग यहाँ पर एटीपी फॉर्मेशन करेंगे। सो ये जो है ये सारा का सारा हम लोग काम कहाँ करने वाले हैं, हम लोग काम करने वाले हैं इन
माइटोकॉन्ड्रिया। सी यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इट possess सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्यू आरएनए। सो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया भी है कि यहाँ पर क्या-क्या प्रेजेंट है। ओके, apart from that there is one more thing present in the plant that is called as plastid. So this plastid is very much important role in plant. So this is the exact structure of plasmid. So ये प्लास्टिड जो है सबसे पहले हम लोगों को दिया था स्कीमर ने in 1885, and this plastid also contain double stranded DNA molecule. Okay, and this plastid has or plays a role in photosynthesis, and this also contain nitrogen and sulfur, which is used in synthesis of amino acid. Okay, okay. So this is the classification of plastid. ये आपके प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन है। आपका जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड आपको 4 टाइप्स में आपको यहाँ पर डिफरेंट क्लासिफाइड करके दिया गया है। तो सबसे पहले आपका क्लोरोप्लास्ट, जो हम लोग ग्रीन प्लांट्स में देखते हैं और जो हम लोग फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लास्ट। सो ये भी आपका कलर प्लास्टिड है। ओके, और हेल्प करेगा आपको स्टोरेज के लिए इन फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट में आपको यहाँ पर कलर स्टोर करके रखने के लिए आपको क्रोमोप्लास्ट यूज्ड होगा। फॉर एग्जांपल कैरेट, कैरेट जो है आपके जो ऑरेंज कलर के रहते हैं, सो वो कैरेट को फूड को कलर दे देगा ऑरेंज। सो इट इज ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट। सो कैरेट आप यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं, कैरेट। ओके, सो थर्ड इज योर ल्यूकोप्लास्ट। सो ल्यूकोप्लास्ट जो है, सो ल्यूकोप्लास्ट आपका अनपिगमेंटेड रहेगा, दैट इज द कलरलेस प्लास्टिड। और जो आपको कलर दे देगा पोटैटो को, स्वीट पोटैटो को। ओके, एंड द लास्ट इज कॉल्ड एज योर गेरंटोप्लास्ट। ओके, जिसके हम लोग सब 4 टाइप्स देखते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ योर gerontoplast. Okay, so first is amyloplast, second is protinoplast, third is इलियोप्लास्ट एंड फोर्थ इज टैनोसोम्स। सो ये आपके क्लासिफिकेशन है, ये आपके क्लासिफिकेशंस है, ये आपने पढ़ लेना है। ये सारे के सारे आपको नीट में भी दिए गए हैं। सो दिस इज द एग्जैक्ट इमेज ऑफ योर प्लास्टिड्स। सी, सो दिस इज द ग्रीन कलर प्लास्टिड, दिस इज द ल्यूकोप्लास्ट जो आपको ऑरेंज कलर देगा कैरेट को, दिस इज द माइलोप्लास्ट, this is the ilioplast, protinoplast, and this is the chromoplast which don't have the color. This is the colorless. See, that is why they are showing in here in white in color. Okay, so these are the types of plastid. So this is the exact structure of the plasmid from the inner side. यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों को थैलेकॉइड्स दिख रहे हैं ओवॉइड शेप और डिस्क शेप्स में। ओके, और ये एक दूसरे से अटैच्ड है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा लैमेली, इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेली भी बोलते हैं। ओके, इनमें हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स देखेंगे और यहीं पर हम लोग देखेंगे लाइट और डार्क रिएक्शन भी। ओके, so this is the coin like structure. ओके, और जब भी यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, then we will see chemiosmotic hypothesis here as well. Okay, so this is all about the plastid. So ribosome we have seen in the last slide as well. हम लोगों ने राइबोसोम जो है वो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा था।
So ribosome has, one is the large unit and one is the small unit. See here. And it contain Seeberg unit, which stand for the sedimentation of coefficient. Sedimentation of coefficient means what? आपका 60 and 70 and जो भी है आपका, that this sedimentation rate is depend upon the, जो भी आपके मॉलिक्यूल्स रहेंगे अमीनो एसिड के, या फिर जो भी आपके बेस पेयर रहेंगे डीएनए के, उनको ट्रांसलेशन करते टाइम पे आपके सेफबर्ग्स जो भी यूनिट्स रहेंगे, आपके सेफबर्ग यूनिट्स मॉलिक्यूल्स को सेंस करेंगे, उनका सेडिमेंटेशन रेट देखेंगे कि ये कितने हैवी है, इनमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें कितने प्रोटीन्स हैं, ये चेक करेंगे और उनको उस हिसाब से वहाँ पर वो ट्रांसलेट करना स्टार्ट करेंगे, या तो फिर उनका मैकेनिज्म उस हिसाब से स्टार्ट कर देंगे. So this is called as a Seeberg unit. So next is the cytoskeleton. So this cytoskeleton is the one of the most important organ in cell as well, in plants, animal cell as well. Sorry, this is also called as microtubules. This cytoskeleton present in both in animal and plant cell. In plant cell, this cytoskeleton is present in actin and myosin. Actin, myosin. This actin and myosin filaments plant cell में, ये जो actin and myosin filament है प्लांट सेल में आपको हेल्प कर देंगे आपके साइटोप्लाज्म को रोटेशनल और सर्कुलर मूवमेंट में डालने के लिए, और उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. सो ये जो आपका साइटोस्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन आपके साइटोप्लाज्म को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में रखने के लिए हेल्प कर देंगे. ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो साइटोस्केलेटन है ये प्रोटीनियस पार्ट है प्योरली. सी, सो दिस इज योर साइटोस्केलेटन पार्ट, ये आपका साइटोस्केलेटन पार्ट है. सो ये सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है. सो दिस इज माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स सारे के सारे प्रोटीन से बने रहेंगे, और ये रहेंगे आपके सेंट्रोसोम्स. सो द नेक्स्ट इज सिलाए और फ्लाजिला. फ्लाजिला तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज फ्लाजिला इज. सो सिलाए जो है, सिलाए हम लोग इसको और बोलते हैं व्हाट एग्जैक्टली. सो ये जो सिलाए है आपके फ्लाजिला को क्या करेगा, आपके फ्लाजिला को होल्ड करके रखेगा, जिसके वजह से क्या होगा, सी. सो ये जो सिलाए है, सीलियास और ऑल्सो कॉल्ड एज सीलियास, ये आपके फ्लाजिला को एक स्ट्रक्चर में रखेगा, जिसके वजह से क्या होगा, सी द स्पोक लाइक स्ट्रक्चर. साइकिल की जो रिंग होती है ना, उस हिसाब से सिलाई क्या करेगा और सीलियस क्या करेंगे, आपके फ्लाजिला को होल्ड करके रखेंगे एक प्लेस पर. ओके, सी यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सीलिया एंड फ्लाजिला, फ्लाजिलम और द हेयर लाइक आउटग्रोथ. सो दिस इज कॉल्ड एज द हेयर लाइक आउटग्रोथ. ये हेयर लाइक आउटग्रोथ आपको जो दिख रही है, इसको हम लोग सीलिया और फ्लाजिलम यहाँ पर इनको बोल सकते हैं, जो आपको स्पोक लाइक स्ट्रक्चर दे देगा. ओके, और इनका अरेंजमेंट किस तरह से किया गया रहता है, 9+2. ओके, सो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से किया गया रहता है, एरेज. ओके, सो ये जो अरेंजमेंट है, इनको हम लोग एरेज अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं. ओके, और ये आपके लोकोमोशन के लिए हेल्प कर देगा. ओके, सो सेंट्रोसोम हम लोगों ने ऊपर देखा था लास्ट स्लाइड में, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में हम लोगों ने सेंट्रोसोम जो देखा था. सो यहाँ पर जो भी स्पिंडल फाइबर, सो दिस इज कॉल्ड एज स्पिंडल फाइबर, ये आपके स्पिंडल फाइबर रहेंगे, और ये आपको सी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पोलैरिटी आपको अटेंड करके दे रहा है. सी, यहाँ पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोसोम्स, ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स है, स्पिंडल फाइबर्स को होल्ड करके रख रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर एक पोलैरिटी अटेंड कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ योर सेंट्रोसोम इज हेल्प इन
cell division and in cell replication. Okay, okay guys. Okay, so next is the most important thing, that is the nucleus. So this is called as the nucleus. ये है आपका न्यूक्लियस है. सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि आपका जो न्यूक्लियस है सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था बाय साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में, एंड बाद में इसको स्टेन किया था बेसिक डाई से, एंड द नेम गिवन क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, बिकॉज यहाँ पर क्रोमेटिन नेटवर्क यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, दैट इज वाई इसको क्रोमेटिन फाइबर हम लोग बोलते हैं. ओके, देन नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका स्लाइड का स्ट्रक्चर जो है वो कट गया है. ओके, सो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका जो भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो न्यूक्लियस जो है दैट इज आपको है न्यूक्लियर एनवलप्ड, देन है न्यूक्लियर पोर. सो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर. सो ये जो है आपके न्यूक्लियर पोर है. देन है आपके पास में न्यूक्लियर लैमिना. सो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर लैमिनास. देन डेफिनेटली आपके पास में है यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर्स, यहाँ पर आपके पास में क्रोमेटिन फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट है. देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस सॉरी, तो न्यूक्लियोलस जो है जिसमें आपका डीएनए प्रेजेंट रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म is the fluid present in nucleus. Okay, so this chromatin, see chromatin here, it is a complex genetical material. See, okay, so nucleoplasm is also called as karyoplasm, found in nucleus. See, so which contains salts, enzymes and suspended organic molecules. And nucleolus, it look like a dark spot, dense material, RNA and protein. See, okay, so this is called as the chromosome. ये है आपका the most important part which is present in nucleus. ये आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेगा और हम लोग इसको बोलते हैं that is the chromosome. So ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम का so these are the chains. This is called as the kinetochore, इसको हम लोग kinetochore बोलते हैं. And these are called as hands, इसको हम लोग hands बोलते हैं. Okay, see here, so this is called as the long hands, इसको हम लोग long hands बोल देंगे. And these are identical copies of each other. ये identical copies है each हर एक क्रोमैटिड की. सो यहाँ पर 2 क्रोमैटिड्स रहते हैं जो होल्ड करके रखता है कौन, सेंट्रोसोम. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड एज द काइनेटोकोर. ओके, सो ये जो आपका रीजन रहेगा यहाँ पर जो आपका रीजन रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, काइनेटोकोर. और इस पे से आपके निकले रहेंगे व्हाट, सेंट्रोसोम्स के फाइबर्स. एंड दिस इज कॉल्ड एज द सिस्टर क्रोमैटिड्स, because they are called as sister chromatids because they are identical to each other. Okay, so here are the types of centromeres की यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने कुछ आपको टाइप्स दिए हैं. सो इनमें अगर आप देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास में यहाँ पर 2 आर्म्स है, शॉर्ट आर्म एंड लॉन्ग आर्म. एंड देन फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो भी आपके सेंट्रोमियर्स है, सेंट्रोमियर्स का अटैचिंग लोकेशन मैंने आपको दिया है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यहाँ पर मैंने 4 इसमें इनको डिवाइड किया है, दैट इज कॉल्ड एज टेलोसेंट्रिक, आर्कोसेंट्रिक, सबमिटासेंट्रिक एंड मिटासेंट्रिक. सो इन मिटासेंट्रिक क्या हो रहा है, यहाँ पर मिटासेंट्रिक में जो भी आपका सेंट्रोमियर है सेंटर में सिचुएटेड है. सी, इट इज situated in the center.
और यहाँ पर जो है सबमेटासेंट्रिक में लिटिल इम्बैलेंस्ड, मीन्स एक जो है एक नीचे है और एक जो है ये थोड़ा सा ऊपर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लिटिल इम्बैलेंस्ड। नाउ हियर अगर आप देखोगे कि आपके जो भी मतलब सेंट्रोमियर्स है, सेंट्रोमियर्स ऑफ सेंटर प्रेजेंट है, मीन्स देज आर नॉट प्रेजेंट इन द सेंटर, ये सेंटर में प्रेजेंट नहीं है। एंड हियर इन टेलोसेंट्रिक यहाँ पर जो भी है आपका लोकेटेड एट द एंड ऑफ टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, मीन्स आपका जो भी यहाँ पर क्रोमोसोम फिनिश्ड हो रहा है, फिनिश्ड होने के बाद में यहाँ पर आपका सेंट्रोमियर यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टेलोसेंट्रिक। ओके, so this is all about the summary of cell. So guys, this is the summary of cell, exactly that what we have seen in cell. हम लोगों ने सेल में क्या क्या देखा है, डेफिनेटली आप मतलब ये कर सकते हैं। सेल आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स। द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ सेल। दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, टेक्स इन न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, कन्वर्ट दोज न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी, कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सो हम लोगों ने यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ सेल देखे, दैट इज द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने देखा था दैट इज द बैक्टीरियल सेल, जिनमें हम लोगों ने डिफरेंट उसके ऑर्गन्स जो थे, ऑर्गन्स फंक्शन किए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल में देखा था प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जिनमें हम लोगों ने प्लांट एंड एनिमल सेल के जितने भी ऑर्गन्स है, सारे ऑर्गन्स हम लोगों ने देखे हैं। Yes guys, if you are having any question, any doubt, yes please ask me, or please put that in the comment. If you are having any section, अगर मैंने आपको जो भी बताया है उनमें से अगर किसी सेक्शन में आपको डाउट है तो आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। And if you do like my video, please subscribe and share. Thank you, and please stay tuned for the next video. Thank you guys.